नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए अंक में स्वागत है। मेरा नाम है दिवेश। आज के इस अंक में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार की राजनीति को लेकर। मैंने पिछले भी अंक में आपसे कहा था कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है अब वो ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही। वैसे बिहार के एग्ज़ाम के हों या फिर चुनावों में आने वाले परिणाम, IAS PCS देने वाला बिहार हो या फिर छठ पूजा के लिए फेमस बिहार, और यही नहीं, अपने हर एक उस नेक इरादे के लिए फेमस बिहार के बारे में आज हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग रूप ले रही। अब मैं इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ कि अलग रूप ले रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस। मगर जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लिए अभी दिन पर दिन मुसीबतें जो सामने आई हैं, क्या वो बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगी? क्या जनता ने ये देखा है कि जिस तरह ईडी जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो जांच कर रही है, उसको लेकर क्या बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा अलग होंगे? क्या बीजेपी को ये नज़र आ रहा है कि ऐसा करने से उनको चुनावों में फ़ायदा मिलेगा? अगर किसी राजनेता की छवि खराब होती है तो समझ लीजिए कि उसको चुनावों में नुकसान ज़रूर होता है। और ऐसा नहीं है, चुनावों का जो नुकसान है अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं नज़र आए तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है वो एक ही है, और वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा था कि हम इस जन्म में चुनाव तो नहीं हारने वाले और मोदी मुझे हरा नहीं पाएंगे, मगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बिहार के चुनावों में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। ये बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में पहले जिस तरह बीजेपी ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर करी, और यही नहीं, रैलियों के साथ साथ बड़े बड़े पैकेज और बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं वो बिहार को लेकर उन्होंने की। उसके बाद उनके एक एक करके बड़े राजनेता जो हैं वो बिहार के लिए मेहनत करते रहे, रैली, रोड शो, तमाम चीज़ें करते रहे, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि राहुल गांधी भी इस तरह से फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और इसकी शुरुआत हो जाती है इसी मुद्दे के साथ कि उन्होंने नौकरियों के उस मुद्दे को लेकर जो वो केंद्र के इलेक्शन में, यानी कि जब लोकसभा का इलेक्शन था उस समय जब लेकर गए, तो यही पूरे मुद्दे जो थे वो बीजेपी को वाकई में नुकसान पहुंचा रहे थे। और एक एक करके जब ये सारी चीज़ें होती रहीं तो बीजेपी को ये लगा कि अब ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा जिससे मुझे फ़ायदा हो। मगर कांग्रेस पार्टी भी यहाँ चुप नहीं थी। सबसे पहले उसने कन्हैया कुमार को आगे करके और बिहार की पॉलिटिक्स में युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने के लिए, चूँकि एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, कन्हैया कुमार के भाषणों में तो दम रहता है, लोग उनको सुनते भी खूब हैं। ये बात अलग है कि लोग उनको वोट नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा है कि भीड़ में दिख रहे हर एक शख्स को जो आपको वहाँ दिखाई देता है उसमें से मात्र 1/3 लोग ही आपको वोट करते हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों में भी 2-4-5 लाख की भीड़ हर समय रहती थी, और जितने उन्होंने प्रोग्राम किए थे उस हिसाब से तो ऐसा लगता था कम से कम 2-4-5 लाख वोट से तो प्रधानमंत्री जीतेंगे ही, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसीलिए कहा है कि रैलियों पर उमड़ रही भीड़ यही दिखाती है कि लोकप्रियता तो है आपकी, मगर लोग आपको वोट देकर संसद नहीं पहुंचाना चाहते। तो कन्हैया कुमार को आगे करके सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने ये दिखाया था कि हम किसी तरह जो बिहार की जनता है वो, और ख़ासकर युवा जो हैं, वो हमारे तरफ आ जाए, और इसके लिए वो शुरुआत से मेहनत कर रहे थे। और यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसे युवा नेता को चुना जिसकी चर्चाएं हर जगह रहती हैं। डिबेट करने के तरीके भी बहुत सारे। राहुल गांधी तो किसी चैनल पर नहीं जाते, किसी डिबेट में नहीं जाते, उसका रीज़न है, उसके अगर किसी डिबेट में जाएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने के तरीके आपको पता ही है। बातें चल रही होंगी चीन की तो वो बात करेंगे जापान की। इसलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम एक ऐसे शख्स को आगे लेकर चलें जो बोलचाल में कम से कम बढ़िया हैं। और ये बात उनको भली बात ही पता थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे से कई सारे क्षेत्रीय दल जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। मगर उन्होंने ये काम किया, और जब जनता के मन में थोड़ा सा विश्वास बना लिया और जो उनके रोड शो में, जो उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ थी, उससे एक ही मैसेज गया कि युवा जो है वो उनके साथ कम से कम अभी तो खड़ा हो गया। वोट करेगा ये नहीं करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। यही कारण है कि जब ये सारा सब कुछ हो जाता है तब वो तेजस्वी यादव से बात करते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि उनको
आपस में सीटों को लेकर जो बंटवारा है वो लगभग क्लियर है। अब उसमें कोई पेच नहीं फंसने वाला, यानी कि ये बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि अब चाहे कोई सा भी क्षेत्रीय दल वहाँ पर हो जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसमें अब एक नया शख्स और जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपने भाई की मौत के बाद उस पार्टी को तोड़ दिया, यानी कि रामविलास पासवान जी के जो भाई साहब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पशुपति पारस की। तो ऐसा लगा कि अब हो सकता है कि आगे कुछ ये लोग नाराज़ ना हो, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत सारे इंडिया अलायंस के हिस्सों की एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में तमाम लोग मौजूद रहे और मौजूद रहने के साथ साथ वहाँ लोगों का जो हुजूम है, जो अभी तक इनके रैली रोड शो में शामिल हो रहा था, उसको एक तरफा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सारी पार्टियों को मिलाया और उस पूरी पार्टी में सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई, सीटों को लेकर चर्चा हुई, आपस में सहमति भी बन गई है। मगर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प निकल कर आई है जो आपको जाननी ज़रूर चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उसका खुद का मुख्यमंत्री वहाँ पर हो, और यही बीजेपी और यही जेडीयू, यही आरजेडी, सारे राजनीतिक दल यही चाहते हैं। साथ में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि हम जिनके साथ में हैं कम से कम उनकी सत्ता आ जाए। मगर एक चीज़ निकल कर सामने आई जो लालू यादव नहीं चाहते थे। लालू यादव ये चाहते हैं कि अगर कन्हैया कुमार और ये दोनों लोग साथ में रहेंगे तो तेजस्वी जो है वहाँ पर डाउन पड़ जाए। यही कारण है कि सीएम के चेहरे को लेकर जो अभी तक सस्पेंस बना था वो आज भी एज इट इज़ बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने कन्हैया कुमार के चेहरे पर तो राज़ी है, और वो ऐसी पार्टी है कि जो किसी के भी चेहरे पर राज़ी हो सकती है, बस किसी तरह बीजेपी को अगर चुनाव के मैदान में हरा दिया जाए। मगर अब इन दोनों पार्टियों में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्या उससे बिहार का कोई फ़ायदा है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लोग इस तरह ही लड़ेंगे तो क्या वोट जो है वो कटेंगे नहीं क्या? दो कारण आपको ज़रूर समझने चाहिए। एक तो ये है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए ऐसी खाई खोद दी है कि वो अब उगल भी नहीं पा रहे हैं, निगल भी नहीं पा रहे हैं। आप उस परिप्रेक्ष्य में मत जाना कि बीजेपी उनको धोखा दे रही। दरअसल जो वक्फ अमेंडमेंट का जो बिल लाया गया उसमें नीतीश कुमार के करीब 5-7 ऐसे मुस्लिम राजनेता हैं जिनको सिर्फ वही राजनेता जानते हैं जो मुस्लिम हैं और जो उनके परिवार के सदस्य। बाकी 5 के अलावा छठा नहीं जाता। वही 5 जो राजनेता हैं वो एक दूसरे को जानते हैं कि वो जेडीयू में थे। नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम तो इन लोगों को जानते नहीं, हमारे पार्टी में थे भी कि नहीं थे। तो एक तरफ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर मुस्लिम वोट छटकता है तो क्या कांग्रेस और आरजेडी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ 20% की। सारे राजनीतिक दल यही चाहते हैं कि मुसलमान हमको एक तरफा वोट कर दे तो हम चुनावों में जीत जाएंगे, किसी को भी हिंदू वोटर्स तो चाहिए नहीं। और बीजेपी अलग इनके गले की फांस बन चुकी है। वो ये चाहती है कि जो हिंदू वोटर्स बट जाता है, कम से कम पश्चिम बंगाल की हिंसा के बाद वो बटेगा नहीं। उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो जो पश्चिम बंगाल में घट रहा है वो किसी और राज्य में ना होने लगे। हालांकि ये जो राजनीतिक समीकरण अभी तक बन रहे हैं उसमें एक चीज़ जो कॉमन निकल कर आई है वो ये है कि सारे लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए राजी हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो इंडिया अलायंस के हिस्से हैं इन्होंने अभी से मान लिया है कि हम चुनावों में जीत नहीं सकते हैं, और ख़ासकर बीजेपी से। मगर एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि अगर बीजेपी जो है हरियाणा जैसे परिणाम रहते हैं या फिर दिल्ली जैसे परिणाम रहते हैं तो क्या हम ये मान लें कि जो सिचुएशन अरविंद केजरीवाल की हो चुकी है यही कुछ कांग्रेस पार्टी की बिहार में हो जाएगी क्या, या आरजेडी की हो जाएगी? अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है। मगर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है आपस में सीटों को लेकर तो बंटवारा कर ही रही है, सीएम को लेकर भी अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस कर दे, कन्हैया कुमार को ही कर दे। हो सकता है कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं, हो सकता है ऐसा देखकर उनको वोट भी कर दे। मगर ये सारे राजनीतिक दल जो हैं वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इस पूरी बीजेपी से पार कैसे पाएँ। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर जो बिहार की राजनीति है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसने अपना अलग रुख जो है वो अख्तियार कर लिया। और ऐसा लग रहा है ये दोनों
राजनीतिक दल अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सीएम का फेस भी जो अगर घोषित कर देंगे, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को फ़ायदा मिल सकता है। अब ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि वाकई में जनता किसके साथ है। तब तक प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय हिंद।